वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइफिनाइल या फिर कह लो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बाइफिनाइल। यहां पर हम टोटल 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे: नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन और सल्फोनेशन जो है वो कौन सी पोजीशन में होगा? तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है डाइफिनाइल का। अभी डाइफिनाइल का स्ट्रक्चर जो है उसमें कौन सी पोजीशन के ऊपर रिएक्शन होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। तो यहां पर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे और उसके हिसाब से पता लगाएंगे कि कौन सी पोजीशन पे ये रिएक्शन होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, ये डाइफिनाइल मीथेन है। डाइफिनाइल मीथेन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक फिनाइल जो है वो बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और दूसरा एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो मान लो ये जो ग्रुप है एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेव कर रहा है और ये एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ये एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेव करेगा तो ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे? दोनों बेंजीन के बीच में। तो हुआ क्या, एक्चुअल में होता क्या है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाले ध्यान से देखना, ये इस तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं। मतलब यहां नेगेटिव चार्ज आया तो ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो मैं यहां लिख देता हूं पॉजिटिव चार्ज। बाकी ये जो डबल बॉन्ड है एज इट इज रहेंगे। और यहां जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा, ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यहां से वो पास में देगा, इस कार्बन का वैलेंसी बढ़ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहां पर बना डबल बॉन्ड और यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। अब बाकी जो डबल बॉन्ड है एज इट इज रहेंगे। अब ध्यान से देखो, तो ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और बॉन्ड बना सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पास में देगा तो ये दो कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, इसका वैलेंसी बढ़ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो बना क्या, ये जो एज इट इज रहने वाला है, यहां तो पॉजिटिव चार्ज एज इट इज है, यहां पर डबल बॉन्ड बना, यहां पर नेगेटिव चार्ज आया और ये डबल बॉन्ड भी एज इट इज, यहां पर तो डबल बॉन्ड था ही। बस आप सिर्फ देखते जाओ, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये पॉजिटिव चार्ज भी एज इट इज, ये डबल बॉन्ड भी एज इट इज। अब ये पास में देगा तो बॉन्ड बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा, तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बाकी जो भी है एज इट इज। अब फिर से ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन पास में देगा और ये इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। या फिर आप इस साइड में ले लो तो यहां पर भी रेजोनेंस होगा, नेगेटिव चार्ज यहां आएगा फिर यहां आएगा, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज आएगा यहां पर, फिर नेगेटिव चार्ज आएगा यहां पर। तो यहां वाले स्ट्रक्चर में ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ये बस एज इट इज रख रहा हूं। ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच बॉन्ड बना रहा हूं। हमें जो समझना था हमको समझ में आ जाएगा। क्या समझना है हमें? देखो, ये एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेव कर रहा है, तो यहां पर इस बेंजीन के ऊपर कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर चार्ज आ गया है? ये ऑर्थो, फिर ये पेरा और ये ऑर्थो के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पेरा के ऊपर बढ़ गई, मतलब ये बेंजीन बिहेव कर रहा है एज ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब इसका जैसे ही मैं नाइट्रेशन करूंगा तो वहां पर होगा इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस। तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये कौन सी पोजीशन से दे सकता है? सिंपल सी बात है, ऑर्थोपेरा से। ऑर्थोपेरा में भी पेरा के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, अगर यहां से ये NO2 को इलेक्ट्रॉन देगा तो इजीली दे सकता है, जबकि यहां ऑर्थो से देना है तो वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये पास वाला बेंजीन। क्लियर? तो इसीलिए ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। दूसरा मेथड ये भी है कि आप पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दो, कार्बोकेटाइन जनरेट होगा और उस कार्बोकेटाइन का हम स्टेबिलिटी देखेंगे। तो देखो यहां पहले से मैंने लिखा हुआ है, ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये नाइट्रो हो सकता है, NO2 प्लस, Cl प्लस हो सकता है, SO3H प्लस हो सकता है। अब मैं सेकेंड पोजीशन के ऊपर इसका अटैक कराना चाहता हूं। सेकेंड पोजीशन मतलब ये वाला, चलो यहां पर मैंने अटैक करवा दिया पहले से। अब यहां अटैक कैसे हो सकता है? तो यहां पर ये दो कार्बन कार्बन के बीच इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आना चाहिए? नेगेटिव।
तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा बनेगा? पॉजिटिव। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होंगे, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, लेकिन बाकी दोनों डबल बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। और यहां पर ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्या होगा? ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये डबल बॉन्ड और ये इलेक्ट्रोफाइल एज इट इज रह गया, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शिफ्ट होंगे दोनों कार्बन के बीच। तो यहां बना डबल बॉन्ड और यहां पॉजिटिव चार्ज। फिर से ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर दोनों कार्बन के बीच शिफ्ट हो जाएंगे और यहां बन गया डबल बॉन्ड, तो यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आ रहा है तो आपके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है, सीख लीजिए, बहुत काम आने वाला है। रेजोनेंस के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना मुश्किल है, मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल के बराबर है। चलो, अगर थर्ड के ऊपर अटैक करवाना है तो ये थर्ड पोजीशन, यहां पर मैं पहले से अटैक करवा दूं इलेक्ट्रोफाइल का, तो यहां पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, कहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे? ये थर्ड पोजीशन के ऊपर, तभी तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये इलेक्ट्रॉन देगा इलेक्ट्रोफाइल को। मतलब ये पड़ोसी जो कार्बन है उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव। तो बाकी दोनों डबल बॉन्ड एज इट इज, फिर से रेजोनेंस होगा। यहां पर ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन पास में दे देगा, अब पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, ये बाकी चीज एज इट इज रहेगी। नेक्स्ट फिर से ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर देगा, तो यहां बनेगा डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड एज इट इज था, यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर जो तीन डबल बॉन्ड है एज इट इज रहेंगे। अब यहां पर फोर्थ के ऊपर अगर मैं अटैक करवा दूं, यहां पर मुझे क्या अटैच करना है? इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, मतलब यहां नेगेटिव चार्ज, उसके साथ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और यहां पर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। तो ये बना दिया मैंने यहां पर पॉजिटिव चार्ज और ये दोनों ही डबल बॉन्ड एज इट इज, रेजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर बना डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एज इट इज और यहां पर आ गया इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट फिर से ये यहां पर इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये इलेक्ट्रोफाइल भी एज इट इज, यहां पर बना डबल बॉन्ड और यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, यहां पर जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने उसमें सेकेंड और फोर्थ के ऊपर मैंने जो अटैक करवाया उसमें आप देखोगे तो ये कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ, ये कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच? 3, तो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है। नेक्स्ट चीज आप देखो तो यहां पर बेंजीन के बाद वाला कार्बन डायरेक्टली बेंजाइलिक जिसको बोलते हैं हम, तो यहां पर अभी भी रेजोनेंस हो सकता है, ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, मतलब बहुत ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा। सेम ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये भी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। वैसे फोर्थ में भी देख लो, फोर्थ में ये सेकेंडरी और ये टर्सरी कार्बोकेटाइन, और टर्सरी के साथ ही ये बेंजाइलिक है, तो यहां पर बहुत ज्यादा स्टेबिलाईज होगा ये इंटरमीडिएट। जबकि यहां पर ध्यान से देखो, ये थर्ड के ऊपर जो हमने अटैक करवाया तो यहां पॉजिटिव आया, यहां पॉजिटिव आया और यहां पॉजिटिव आएगा, तीनों जो इंटरमीडिएट बने सभी में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ही जनरेट होता है। और यहां पर पहले वाले बेंजीन में रेजोनेंस होने के बाद पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, मतलब ये तो चार्ज बहुत ही लेस स्टेबल हो गया, ये ज्यादा स्टेबल है दोनों ही, इसीलिए ऑर्थो और पैरा के ऊपर रिएक्शंस होने वाले हैं। क्लियर? चलो, अगर अभी भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना नहीं आता है तो आपके लिए यह समझना मुश्किल है, कोई बात नहीं। अब बिल्कुल ही सिंपल से रिएक्शंस देखने हैं हमें। पहला रिएक्शन हम देखेंगे नाइट्रेशन। तो सोचो पहले, नाइट्रेशन में रिएजेंट क्या लिए जाते हैं? याद करो थोड़ा। यस, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4।
इसको क्या बोला जाता है? नाइट्रेटिंग मिक्सर। तो पहला रिएक्शन है हमारा नाइट्रेशन। किसका नाइट्रेशन करना है हमें? ये डाइफिनाइल का। कौन सी पोजीशन में होने वाला है? ऑर्थो और पैरा पे। हाँ, पहले इसको नंबर दे देते हैं। नंबरिंग कैसे करते हैं इसकी? इसको नंबर दिया जाता है 1, इसको भी 1, लेकिन दोनों को 1 देंगे तो कंफ्यूजन होगा, तो एक को 1 दे दो, एक को 1 डैश। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। वैसे यहां पर भी 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये सारे के सारे हो गए डैश। एक तो ऐसा नंबरिंग कर सकते हैं। दूसरा, ये जो 2 है उसको हम ऑर्थो भी तो बोलते हैं, ये ऑर्थो भी है। ये 3 को मेटा बोलते हैं, इसको पेरा। तो ये हो गया मेटा और ये हो गया ऑर्थो। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो डैश, मेटा डैश, पैरा डैश। ये भी क्या है? मेटा डैश, और ये ऑर्थो डैश। क्लियर? ऐसे नाम दे सकते हो आप। चलो अब इसका नाइट्रेशन करना है। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मालूम है आपको, ये दोनों के बीच रिएक्शन होगा, फिर जनरेट होगा क्या? NO2 प्लस। इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोफाइल। अब बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म्स है कुछ जो हम आसानी से समझते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहले सब्स्टिट्यूशन तो मालूम है, एक ग्रुप की जगह पर दूसरा ग्रुप आ जाएगा। तो हम नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो यहां पर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पर NO2 ग्रुप आ जाएगा। कौन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा? ये ऑर्थो वाला और पैरा वाला। अब उसमें भी मेजर कौन सा बनेगा? पैरा वाला। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, यहां पर NO2 इजीली आ सकता है, यहां पर NO2 को आना है तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा। सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। ये वाला कौन सा है? तो यहां पहले जनरेट क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल। तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एरोमेटिक रिंग में हो रहा है तो इसको एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। मतलब ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर पहले हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया। प्रोडक्ट क्या बनेंगे? 2 प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन से? एक बनेगा ऑर्थो और दूसरा बनेगा पैरा। चलो मैं पैरा यहां पर लिख देता हूं, ये बना, और साथ में ये प्रोडक्ट भी बनेगा। यहां पर लगा दो NO2, नाम दे दो। इसको नाम क्या देंगे? 4 नाइट्रो बाइफिनाइल। इसको नाम क्या देंगे? 2 नाइट्रो बाइफिनाइल। सिंपल। अब ध्यान से देखो, इसका अगर मैं फर्दर नाइट्रेशन करता हूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो मेरे पास ये नाइट्रेशन किया हुआ है, ये दोनों ही प्रोडक्ट बने हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है 4 वाला वो प्रोडक्ट होगा मेजर, जबकि ये 2 वाला जो प्रोडक्ट है वो बनेगा माइनर। और रीजन क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। चलो फर्दर मैं नाइट्रेशन करता हूं, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है। NO2 जनरेट होगा, मतलब H2O रिमूव होगा, यहां पर भी H2O रिमूव होगा। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? ध्यान से देखना। अब यहां पर NO2 ग्रुप आ चुका है इस बेंजीन में, तो पहला क्वेश्चन है कि NO2 कौन सी बेंजीन में आएगा? अब सोचोगे कि यहां पर, तो ध्यान से देखो, यहां पर NO2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, मतलब इसका -R इफेक्ट है, और ये इंडक्टिव से विड्रॉ करता है, -I इफेक्ट भी है। इसका मतलब ये जो बेंजीन है, ये 2 बेंजीन, पहले दोनों के पास मान लो 100 रुपए थे, दोनों ही बेंजीन के पास 100 रुपए थे, तो किसी भी 4 पोजीशन पे आप लगा सकते थे। लेकिन अब यहां पर तो अभी कोई ग्रुप नहीं आया, कोई खींच नहीं रहा, 100 रुपए एज इट इज है, लेकिन यहां पर ये NO2 खींच रहा है, तो इसके पास मान लो 85 रुपए बचे। अब ये 2 बेंजीन में से कौन से वाले बेंजीन के पास पैसे ज्यादा है? इसके पास।
तो अब ये बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा किसको, इलेक्ट्रोफाइल का। तो फर्दर जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो दूसरे बेंजीन में होगा, मतलब ये पहले वाले बेंजीन में होगा, इसमें नहीं होगा। तो इसकी फोर्थ पोजीशन में जो होगा वो बनेगा मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो लिख देता हूं मैं यहां पर प्रोडक्ट। समझ में आया? वेरी गुड। ये बना NO2 और ये भी बना NO2। इसको नाम देना है, तो एक हो गया 4, दूसरा हो गया 4 4 डैश डाई नाइट्रो डाइफिनाइल या फिर कह दो बाइफिनाइल। ठीक है, लेकिन अंदर ये भी तो पड़ा है माइनर प्रोडक्ट, तो इसका भी फर्दर नाइट्रेशन होगा। इसका नाइट्रेशन होगा तो इस रिंग में नहीं होगा, यहां पर होगा। तो यहां पर फोर्थ पोजीशन पे हो सकता है, सेकेंड पे हो सकता है। तो लिखो क्या बनेगा प्रोडक्ट। यहां पर ये NO2 एज इट इज, एक बार नाइट्रेशन होगा पैरा में, पैरा डैश में बोल दो, एक बार होगा ऑर्थो में। तो ये NO2 ग्रुप तो है ही, यहां पर भी आ गया NO2। इसमें यहां पर फोर्थ के ऊपर हुआ, सेकेंड के ऊपर भी हो सकता है ना। तो उसको नाम देंगे 2 4 डैश। तो ये रहा मेरे पास, ये 2 और ये 4 डैश। तो ये है 2 4 डैश, और ये कौन सा है 2 2 डैश। तो ये प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, लेकिन सबसे कम प्रोडक्ट ये बनेगा, सबसे कम ये बनने वाला है और सबसे ज्यादा ये बनने वाला है। तो कभी कभी रेफरेंस बुक आप देखोगे तो वहां पर ये एक ही प्रोडक्ट लिखा होगा, नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो दूसरा रिएक्शन हैलोजिनेशन में मैं ले लेता हूं क्लोरीनेशन। बस सिर्फ समझना है आपको। क्लोरीनेशन करने के लिए हम यहां पर लेंगे बाइफिनाइल। ये ले लिया बाइफिनाइल। क्लोरीनेशन करने के लिए क्लोरीन गैस ले लो, और साथ में क्या लेना पड़ता है FeCl3 या फिर Fe मेटल, कुछ भी ले लो। तो यहां पर भी सेम चीज बनने वाली है। पहले प्रोडक्ट बनेगा ये 4 क्लोरोडाइफिनाइल, साथ में ये भी बनेगा माइनर अमाउंट में 2 क्लोरोडाइफिनाइल। ठीक है, लिख दूं। चलो यहां पर मैं सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिख रहा हूं, ये माइनर भी बनेगा 2 क्लोरो भी। और अगर इसका मैं फर्दर क्लोरीनेशन करूंगा तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, यस 4 4 डैश डाइक्लोरो बाइफिनाइल। ठीक है, माइनर प्रोडक्ट ये बनेगा यहां पर भी। ये कौन सा है 2 4 डैश और ये 2 2 डैश, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन मेजर प्रोडक्ट 4 4 डैश ही रहेगा दोनों में। इसका नाम दे दो 4 4 डैश डाइक्लोरो डाई फिनाइल। अब आप बोलोगे कि यहां पर क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अब बोलोगे कि ये क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन आपको पता होगा कि क्लोरीन जो हैलोजेंस है उसका एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, इसका -I ज्यादा होता है +R से, क्योंकि यहां पर ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करेगा, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करेगा, लेकिन इंडक्टिव से ज्यादा विड्रॉ करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इनका साइज छोटा है कार्बन का, और ये हेलोजन का साइज बड़ा है, तो ओवरलैपिंग ठीक से नहीं हो पाता। और रेजोनेंस किसको बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग को। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं होता हेलोजन में, इसलिए ये ज्यादा नहीं दे पाता है, लेकिन ज्यादा खींच लेता है। तो ये भी खींचता है, जैसे वो 50 रुपए खींचता था, मान लो ये 20 रुपए खींच रहा है। तो दोनों के पास 100 रुपए थे, अब इसके पास 100 ही है, लेकिन ये 20 खींच लिए तो इसके पास 80 रुपए है। तो दूसरा जो क्लोरीनेशन होगा वो दूसरे बेंजीन के ऊपर होने वाला है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, थर्ड जो रिएक्शन है हमारा वो कौन सा है, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहां नाइट्रेशन की जगह पर मैं लिख देता हूं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में भी -H2O होगा। फिर कौन सा ग्रुप आने वाला है, ये निकाल देता हूं। चलो कौन सा ग्रुप आने वाला, SO3H। तो एक बार आएगा पैरा के ऊपर, एक बार आएगा ऑर्थो के ऊपर। तो नाम दे दो, इसको नाम क्या दे सकता हूं मैं, डाइफिनाइल
4 सल्फोनिक एसिड और इसको नाम देंगे डाइफिनाइल 2 सल्फोनिक एसिड। फर्दर अगर मैं क्या करता हूं सल्फोनेशन, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा, H2O रिमूव होगा और एक साइड में NO2 था, सॉरी एक साइड में SO3H था जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये भी रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। SO3H ग्रुप का भी ये दो इफेक्ट सेम रहेगा, -R -I। वो 50 रुपए खींचता था नाइट्रो क्योंकि बहुत ही ज्यादा खींचता है, ये 40 रुपए खींचेगा, तो यहां पर बचे 60 रुपए, मतलब इसके पास ज्यादा है। तो अब यही इलेक्ट्रॉन देने वाला है किसको, SO3H प्लस को, हमारे इलेक्ट्रोफाइल को। तो दूसरी बार जब सल्फोनेशन होगा तो इलेक्ट्रोफाइल 4' पोजीशन के ऊपर आएगा। यहां पर जहां जहां नाइट्रो है ये बाई प्रोडक्ट तो मिलने वाले है ही, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा 4 तो यहां पर ये बनेगा SO3H और यहां पर SO3H 2 यहां पर SO3H, यहां पर भी SO3H 2 ठीक है। तो 3 रिएक्शन देख लिए हमने, तीनों बिल्कुल इजी है। पहला नाइट्रेशन, दूसरा सल्फोनेशन, नाइट्रेशन फिर क्लोरीनेशन फिर सल्फोनेशन। अब देखने हैं 2 रिएक्शन और, एक है ऑक्सीडेशन और दूसरा है रिडक्शन। रिएक्शन नंबर 4 दैट इज ऑक्सीडेशन। अच्छा, आपको मालूम होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर विग्रेस कंडीशन में हम ऑक्सीडाइज करें तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, याद करो एक बार। यस, फाइनल प्रोडक्ट होगा CO2 और H2O। जैसे कि हम घर में जलाते हैं ना ये C4H10 ब्यूटेन गैस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो 4 कार्बन है तो 4 बनेंगे CO2 और साथ में बनेंगे H2O। हाइड्रोजन कितने 10, तो 5 H2O बन जाएंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट तो यही बनने वाला है अगर ऑक्सीडाइज कर लो विग्रस कंडीशन में। तो हमारे पास यहां है क्या, डाइफिनाइल। अगर इसका ऑक्सीडेशन किया जाए क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में, विग्रस कंडीशन है क्रोमिक एसिड H2CrO4, इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करेंगे तो मेन प्रोडक्ट यही मिलने वाला है, मेजर प्रोडक्ट CO2 प्लस H2O। ये क्या होगा मेजर प्रोडक्ट। और स्मॉल अमाउंट में साथ में ये भी बनने वाला है क्या, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो बनेगा वो बहुत ही कम बनेगा, स्मॉल अमाउंट होगा इसका, ठीक है। जैसे अल्कलॉइड में हमने देखा था कि एक बेंजीन है उसके बाद वाला जो कार्बन है उसका C+H बन जाता है, तो बेंजोइक एसिड यहां स्मॉल अमाउंट में बनेगा। लेकिन अगर मैं इसका ओजोनोलिसिस कर दूं एट -20 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो ये है C+O OH। क्या बोलेंगे इसको, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, बेंजोइक एसिड, और ये यहां पर बनता है 80%। चलो फिफ्थ रिएक्शन कौन सा है हमारा, रिडक्शन। तो ये मैंने ले लिया डाइफिनाइल, इसका मुझे करना है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको मैं हाइड्रोजिनेशन भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, हाइड्रोजिनेशन। तो वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंडीशन होगा, जैसे कि मैं यहां पर निकल कैटलिस्ट ले लेता हूं और साथ में हाइड्रोजन दे देता हूं, हीट कर देता हूं और प्रेशर भी दे देता हूं बहुत सारा, तब इसका रिडक्शन होगा। और रिडक्शन होगा तो क्या होगा, यहां पर 3 डबल बॉन्ड है, यहां पर 3 डबल बॉन्ड, 6 डबल बॉन्ड, मतलब 12 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे टोटल, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आप सोचोगे कि पहले ये 3 डबल बॉन्ड का रिडक्शन हुआ होगा,
फिर ये 3, है ना। तो ये 3 डबल बॉन्ड का रिडक्शन जो होगा तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा। यहां पर 3 डबल बॉन्ड एज इट इज और यहां पर 3 डबल बॉन्ड के बिना बेंजीन, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। अब आप इसको क्या बोलोगे, बेंजीन। बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप। तो ये साइक्लोहेक्साइल बेंजीन जो है इसको आप आइसोलेट नहीं कर पा रहे हो, इसको आप आइसोलेट नहीं कर पाओगे, इसमें से डायरेक्ट ये प्रोडक्ट आप आइसोलेट कर पाओगे। तो इसको नाम देना है, चलो इसको नाम क्या देंगे हम, साइक्लोहेक्सेन। अगर यहां पर मैं CH3 ग्रुप लगा दूं तो क्या बोलेंगे, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यहां पर मैंने लगा दिया 6 कार्बन वाला साइक्लिक कंपाउंड, तो एक हाइड्रोजन कम, जैसे यहां पर था मिथाइल लगाया था, तो ये साइक्लोहेक्सेन है, एक हाइड्रोजन कम, तो इसका नाम क्या बनेगा, साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम बनेगा। इसका दूसरा नाम ये भी बन सकता है, और बाईसाइक्लोहेक्साइल, बाईसाइक्लोहेक्साइल, 2 साइक्लोहेक्साइल ग्रुप्स है। तो बस ये सिंपल सी चीज थी, जो यहां पर समझना था आपको वो ये था कि कौन सी पोजीशन में नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हैलोजिनेशन रिएक्शन होगा। तो ये पता करने के लिए हमें क्या करना था, हमें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने थे और पता करना था कौन सी पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा उस पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और वहां पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।